हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 23 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे एस्पिरेंट जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक भी, डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ भी आंसर की के साथ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आज का, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस हैज साइंड अ एमओयू विद 8 ऑयल एंड गैस कंपनीज टू एस्टैब्लिश हाउ मेनी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के द्वारा 8 ऑयल और गैस कंपनीज के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 8 ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ ये जो पैक्ट साइन किया है, इनकी मदद से कितने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना भारत में करेंगे। ये पूरे भारत के अंदर 900 ऐसे प्लांट्स की स्थापना करेंगे। इन प्लांट्स की स्थापना क्यों करी जा रही है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए। बात आ रही है समझ। आगे आने वाले टाइम में गैसेस से ही हमारे ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चलेंगी, पेट्रोलियम का यूज हम लगातार कम करते जाएंगे। जाहिर सी बात है, या तो हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज करेंगे या तो गैस बेस्ड व्हीकल यूज करेंगे। तो इसका मेन मकसद यह है कि आगे आने वाले टाइम में जैसे कि पेट्रोल पंप इस टाइम पर है, उसी तरीके से 900 ऐसे प्लांट खोले जाएंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, जिनसे कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जाएगी गैस पेट्रोलियम पे। ठीक है, तो ये मेन मकसद है 900 प्लांट्स को खोलने के लिए। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी, 30,000 करोड़ की मदद से इसको बनाया जाएगा। 30,000 करोड़, 30,000 सीआर की मदद से ये 900 प्लांट्स बनाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 30th एडिशन ऑफ इंडो थाई कॉर्पेट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस। मैंने आपको कल के करंट अफेयर में बताया था कि 30वां संस्करण अभी हाल ही में इंडियन नेवी और थाईलैंड नेवी दोनों के बीच में एक नेवल पेट्रोल आयोजित किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहां पर आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया इस बार अंडमान सी में। कहां पर, अंडमान सी में। ये है भारत और ये है अंडमान, यहां पर इस वाली लोकेशन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ध्यान रखिएगा। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस करमुक ने पार्ट लिया, आईएनएस करमुक, और थाईलैंड की तरफ से थाई शिप क्राबुरी, क्या नाम है, क्राबुरी। तो थाईलैंड की तरफ से क्राबुरी ने पार्ट लिया और भारत की तरफ से करमुक ने पार्ट लिया। ये दोनों आप नाम ध्यान रखोगे, ओके। और जिस तरीके से हमारी इंडियन नेवी कहलाती है, वैसे ही थाईलैंड की नेवी क्या कहलाती है, रॉयल थाई नेवी कहलाती है, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज गॉट द ऑर्डर टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन। तो फाइनली वो दिन आ चुका है कि बुलेट ट्रेन बनाने के लिए ये कौन सी कंपनी है जिसको सबसे पहला ऑर्डर मिल चुका है। ये कंपनी है एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो को बुलेट ट्रेन बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से पहला ऑर्डर दे दिया गया है। अब देखो यहां पर समझो, पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चल रही है। पहली बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक। मुंबई से अहमदाबाद तक ये 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ओके। लेकिन लार्सन एंड टुब्रो को ऑर्डर कितने का दिया गया है, लार्सन एंड टुब्रो को सरकार की तरफ से 87.5 किलोमीटर ट्रैक बनाने का ऑर्डर दिया गया है। अगर 87.5 किलोमीटर को अगर हम कंपेयर करें 508 किलोमीटर से, तो इनको सिर्फ और सिर्फ लगभग 17% टोटल ऑर्डर का ऑर्डर दिया गया है। टोटल 508 किलोमीटर है, इनको सिर्फ 17% का अभी ऑर्डर दिया गया है। बाकी का देखने वाली बात होगी, 83% का ऑर्डर किसके हाथ में जाता है। हो सकता है लार्सन एंड टुब्रो के ही हाथ में चला जाए अगर ये सही काम करते हैं, या फिर किसी दूसरी कंपनी को भारत सरकार देगी ये ऑर्डर। ये जो 87.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट लार्सन एंड टुब्रो बना रहा है, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी 7,000 करोड़। तो पहले फेज में कहने का मतलब यह है कि सरकार 17% का ऑर्डर दे चुकी है, अभी 83% का ऑर्डर बचा हुआ दूसरे और तीसरे फेज में देगी। यहां पर समझने वाली बात यह है कि मुंबई से अहमदाबाद तक की दूरी ये जो बुलेट ट्रेन होगी, ये कितनी स्पीड के हिसाब से कवर करेगी, ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करेगी। इसको मात्र 2 घंटे लगेंगे ये रफ्तार कवर करने में, लेकिन कुछ स्टॉपेज भी हैं इसके। उन स्टॉपेज को अगर कवर करते हुए देखें तो ये 3 घंटे में टोटल मुंबई से अहमदाबाद तक पहुंचा देगी। अभी मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने में 6 से 7 घंटे का सफर लगता है, जिसको आधा कर देगी ये ट्रेन, ओके।
अगर स्टॉप्स में कुछ इसको इस तरीके का भी ब्रेक दिया गया है, या फिर आप बोल सकते हो 2 से 3 घंटे के बीच में ऐसा भी गैप इसको दिया गया है कि इन केस इसको और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करी जाए तो आराम से आप इसका टाइम आगे भी रिड्यूस कर सकते हो। लार्सन एंड टूब्रो की बात करें तो इस कंपनी की स्थापना 1938 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और लार्सन एंड टूब्रो के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ फोर नेशन मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 का कौन सा संस्करण अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया? देखो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसी महीने की 3 से 6 नवंबर को, 3 से 6 तारीख को पहला फेज इसका ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, अब देखो यहां पर पूरा आप समझो क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपसे कह रहा है मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 का आयोजन अभी हाल ही में कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया गया? इसका 24वां संस्करण पहली बात तो आयोजित किया गया, आपको ध्यान रखना है। इसके 24th एडिशन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया, एक फर्स्ट फेज और एक सेकंड फेज। तो ये जो पहला फेज है ये इसी महीने की 3 से लेकर 6 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो पहला फेज ऑर्गेनाइज किया गया था ये बे ऑफ बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया था, बंगाल की खाड़ी में। अब इसका दूसरा फेज ऑर्गेनाइज किया गया है, ये 17 से लेकर 20 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया, अभी 3 दिन पहले ही। ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका वेन्यू था अरेबियन ओशियन, अरेबियन सागर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अब ये जो 4 नेशन मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, इसमें ये 4 नेशन कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारा भारत, दूसरा है यहाँ पर जापान, तीसरा है अमेरिका, और चौथा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। वैसे आपको एक बात बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2007 के बाद सीधे अब पार्ट लिया है मालाबार नेवल एक्सरसाइज में। आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में सीधे पार्ट लिया था। 13 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया पार्ट ले रहा है अब मालाबार नेवल एक्सरसाइज में। तो आपको पूरा यहाँ पर सिनेरियो समझ आ गया है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 में 24वां संस्करण हुआ है, लेकिन 2 फेजेस में हुआ है। पहला फेज 3 से 6 नवंबर तक हुआ बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा फेज अभी 17 से लेकर 20 नवंबर तक हुआ अरेबियन ओशियन में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रीज, यूनिसेफ इंडिया एंड फोक्सी, आपसे क्या बोल रहा है? ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, एक है आपकी फीगो, दूसरी है फोक्सी, और तीसरी है यूनिसेफ इंडिया। फीगो का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रीज, और फोक्सी का यहां पर मतलब क्या है? इसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, और तीसरी आपकी यूनिसेफ है। ये 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और इन तीनों के अलावा 3 और छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब ने अभी हाल ही में एक साथ पार्टनरशिप करी हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार के द्वारा एक कौन सी स्कीम है जिसको स्ट्रेंथ देने के लिए ये सभी ऑर्गेनाइजेशन ने आपस में पैक्ट साइन किया है? ये है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च पोषण अभियान। पोषण का फुल फॉर्म जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग यहां से देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ओवरएचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशमेंट। पोषण अभियान का मेन मकसद यह है कि भारत में किसी भी मां और बच्चे को कुपोषण का शिकार ना होने दिया जाए। हर मां जो कि किसी ना किसी बच्चे को जन्म अभी हाल ही में दे चुकी है या फिर देने वाली है, उसको हर तरह से इस बात की फैसिलिटी दी जाए और हर तरीके से उसको ये सारी बातें बताई जाए कि किस तरीके से वो अपने बच्चे को कुपोषण से बचा सकती है। जैसे कि उनको ये बताना कि माँ का दूध जो है ये पैदा हुए बच्चे के लिए कितना ज्यादा न्यूट्रिशियस है, उससे उसको 8 तरीके की बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके तहत कैंपेन चलाया जाएगा, और ये कैंपेन चलाने का मेन मकसद ये है कि भारत में माँ और बच्चों को कुपोषण से बचाना। तो ये 6 ऑर्गेनाइजेशन टोटल एक साथ आई हुई हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड हर घर नल योजना फॉर विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर नल योजना अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है, कौन से राज्य के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको उत्तर प्रदेश के लिए लॉन्च किया है। अब यहां पर आपको एक चीज बता दूं, हर घर नल योजना ये जो है ये लॉन्च करी गई है, इसका मेन मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में हर घर के अंदर नल की फैसिलिटी दी जाएगी, सबको टैप वाटर की फैसिलिटी मिलेगी। कब तक? सरकार इसके लिए टारगेट लेकर चल रही है 2024 तक। इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 3000 गांव
इसके 3000 विलेजेस बेनिफिशियरी होंगे और 3000 गांव में रहने वाले 41 लाख लोग इसके बेनिफिशियरी होंगे टोटल। तो अगर लोगों की बात करें तो 41 लाख लोगों को इसकी फैसिलिटी मिलेगी, गांव की बात करें तो 3000 गांव को इसकी फैसिलिटी मिलेगी उत्तर प्रदेश के। कब तक मिलेगी? 2024 तक। इसी को हर घर नल योजना के नाम से जाना जा रहा है। हर घर नल योजना उत्तर प्रदेश में कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी? ये प्रोजेक्ट है 5555 करोड़ का। ठीक है, तो ये एस्टिमेट जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और तमिलनाडु में ईके पलानी स्वामी की सरकार है, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली अनवील्ड अ लाइफ साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन विच यूनिवर्सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया स्वामी विवेकानंद के एक स्टैचू का। यह फुल साइज स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है कौन सी यूनिवर्सिटी में? प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में इसका शुभारंभ किया है। विवेकानंद की बात करें तो इनका रियल नेम नरेंद्र नाथ दत्त है, या फिर आप बोल सकते हो पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। इनका जन्म 12 जुलाई 1863 में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और एक चीज और, विवेकानंद का जो जन्मदिन होता है, ओके, इस दिन को ध्यान रखिएगा नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा? अभी हाल ही में ये कौन से भारतीय है जिनको एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में इलेक्ट किया गया है? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ही हैज बीन इलेक्टेड एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसको इन शॉर्ट आईपीयू भी बोलते हैं। आईपीयू का हेडक्वार्टर जिनेवा है। आईपीयू की स्थापना 1889 में करी गई थी और आईपीयू के इस टाइम पर कितने मेंबर कंट्रीज हैं? ध्यान रखिएगा 179 मेंबर कंट्रीज हैं आईपीयू के। ये जो इलेक्शन हुआ है गिरीश चंद्र मुर्मू का, ये कौन सी मीटिंग थी आईपीयू की? तो ध्यान रखिएगा 284वीं मीटिंग थी ये, जिसमें गिरीश चंद्र मुर्मू को एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इलेक्ट किया गया है। बाय द वे ध्यान रखिएगा आईपीयू मल्टीपल कंट्रीज की पार्लियामेंटेरियन बॉडी है और आईपीयू के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है गैब्रिएला, यहां पर मैं लिखता हूं गैब्रिएला कोवस बैरन। गैब्रिएला कोवस बैरन, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईपीयू। अगला क्वेश्चन है, हार्ले डेविडसन टू कंटिन्यू मोटरसाइकिल सेल एंड सर्विस इन इंडिया फ्रॉम विच मंथ और ईयर? आपसे कह रहा है हार्ले डेविडसन, जो कि अभी कुछ टाइम पहले अमेरिकन कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले करंट अफेयर में बताया था कि हार्ले डेविडसन ने फैसला लिया है कि अब ये कंटिन्यू नहीं करेंगे भारत में, क्योंकि ये बिजनेस को लगातार यहाँ पर प्रमोशन के बाद भी बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इनकी सेल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है यहाँ पर, जिस तरीके से इनके एक्सपेंसेस हैं, व्यापार इनका इंडिया में इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हार्ले डेविडसन ने अभी कुछ टाइम पहले फैसला लिया था कि ये भारत से चले जाएंगे, अब ये भारत में कंटिन्यू नहीं करेंगे अपनी इस मोटरसाइकिल को। लेकिन अभी हाल ही में कंपनी की एक स्पेशल मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया कि हार्ले डेविडसन फिर से कंटिन्यू कर रहा है इंडिया में। ये कब से कंटिन्यू करेंगे? ध्यान रखिएगा ये जनवरी 2021 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, 1 जनवरी 2021 से। हार्ले डेविडसन की स्थापना 1903 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है विनकॉन्सिन अमेरिका का। और हार्ले के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है जोशन जेट्स। हार्ले अपना कहां पर प्लांट स्टार्ट कर रही है? ध्यान रखिएगा ये हरियाणा में अपना प्लांट स्टार्ट कर रही है। अगला क्वेश्चन है, एमिनेंट पर्सनालिटी आलोक रंजन दास गुप्ता हैज पास्ड अवे। आलोक रंजन दास गुप्ता का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? पेंटर थे, पोएट थे, आर्किटेक्ट थे या पॉलिटिशियन थे? आलोक रंजन दास गुप्ता एक एमिनेंट पर्सनालिटी जिनका अभी निधन हो गया, ये एक प्रख्यात पोएट थे, ध्यान रखिएगा। कौन से रीजन से बिलोंग करते थे? ये बंगाल से बिलोंग करते थे, तो बंगाली पोएट थे। अपने पूरे करियर में 20 से ज्यादा ये किताबें लिख चुके थे। इतना ही नहीं, इनको रविंद्र पुरस्कार,
आनंद पुरस्कार और साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 87 की उम्र में आलोक रंजन दास गुप्ता अब नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑन काउ कैबिनेट? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने पहली मीटिंग अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज करी है काउ कैबिनेट के ऊपर? इसी को गऊ कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो गऊ कैबिनेट या काउ कैबिनेट के ऊपर पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान की सरकार है यहाँ पर। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है? काउ कंजर्वेशन, गायों के संरक्षण का ख्याल रखना और गायों की देखभाल करना। इस मीटिंग का आयोजन कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश में अगर मालवा काउ सेंचुरी है। क्या है? अगर मालवा काउ सेंचुरी, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। और किस ओकेशन में? एक्चुअली कल के दिन 22 तारीख को गोपाष्टमी मनाई जाती है। ये जो गोपाष्टमी है, ये पांचांग के हिसाब से काऊ का एक फेस्टिवल है जिसमें गाय की पूजा करी जाती है। तो अगर मालवा काऊ सेंचुरी में इसका आयोजन किया गया और मेन मकसद इसका क्या होगा? गायों का संरक्षण करना। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, गवर्नर यहाँ पर कौन है? अनसुईया उइके। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय। और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर फागू चौहान। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।